Hello students, today we are going to start a new topic that is a new subject actually, the financial management. ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा न्यू सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर का और हो सकता है कि डिफरेंट कॉलेजेस में ये डिफरेंट सेमेस्टर में कि हो सकता है किसी और सेमेस्टर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम यूनिट नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक है वो सिंपल सा ही है। आपको पता है कोई भी न्यू सब्जेक्ट अगर शुरू करते हैं तो उसका एक अपना खुद का एक टॉपिक रहता है, दैट इज कॉन्सेप्ट, यानी कि हम बात करें यहाँ पे मीनिंग उसकी डेफिनेशन की। ओके, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जैसे नाम से लग रहा है, फाइनेंशियल का मतलब क्या है? रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू द फंड्स। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम मनी की, यहाँ पे हम बात करें फंड्स की या बात करें मनी की। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि आप कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। एंड इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है सिंपल सा ऑन टाइम, कोई भी चीज टाइम पे करना, ऑन टाइम। ऑफ मनी, मनी का मतलब यहाँ पे फंड से है, इन सच अ मैनर, इस तरीके से एज टू accomplish मीन्स फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी एम है या जो भी गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए जो यहाँ पे टर्म यूज करा गया है वो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी कि फंड्स, इन सच अ मैनर एज टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर लेना। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। Broadly defined as an activity concerned with planning, raising, controlling and administrating of funds used in the business. अब देखो बिजनेस में तो फंड्स को यूज करा जाता है, तो जो बिजनेस में फंड्स यूज करे जा रहे हैं उसमें क्या है? पहले उसको प्लान करना, जो भी मनी है उसको प्लान करना, उसको फिर रेज करना कि कहाँ से पैसा रेज करना है, जो इन्वेस्ट करना है पैसा, उसको कंट्रोल करना, चेक करना कि हमारा जो पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या मिस्टेक्स हो रही है वहां पे, एंड उसे एडमिनिस्टर करना, मतलब उस पर एकदम क्या करना, उसका इंस्पेक्शन करते रहना ऑफ फंड्स यूज इन द बिजनेस। देन यहाँ पे एक एफएम है, एफएम यहाँ रेडियो एफएम वाला एफएम नहीं है। एफएम का मतलब यहाँ पे क्या है? एफएम डील्स विद द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब यहाँ पे है ऑब्टेन करना। क्या ऑब्टेन करना? फंड्स को ऑब्टेन करना, फंड्स लेके आना एंड उनका फिर क्या करना? इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? यूज करना, कहाँ पे? बिजनेस में यूज करना। वही एफएम का मतलब यहाँ पे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, इसी को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे। अब इसके बाद एक टर्म आती है, वो होती है फाइनेंशियल मैनेजर। क्या होती है? फाइनेंशियल मैनेजर, उसको समझते हैं। ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है? आप ऐसे देखिए, एनीवन, इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, anyone who is responsible for significant means important investment decisions। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंपॉर्टेंट यानी कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आप कह सकते हो फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन हो गया? फाइनेंशियल मैनेजर हो गया। तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, यही चीज है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज कहाँ पे, इसका क्या स्कोप है, इसके बारे में समझते हैं। सो हियर इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर 1 इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं? हमारे जो भी अपने फाइनेंसेस हैं, यानी कि हमारे जो भी अपने क्या है फंड्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कहाँ से हमें उसे रेस करना है। पहले सबसे हम प्लानिंग करते हैं, हमारे ये फंड्स हमें अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से, देखेंगे कि हम कैसे से प्लान करें, मतलब कितना पैसा चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, उसको रेस कहाँ से कर सकते हैं, फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड पॉइंट इज एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि कैपिटल, आपके देखिए आपके पास अपनी कैपिटल कितनी है, आपके रिजर्व्स, आपने जो पैसा जमा करके रखा हुआ है, रिजर्व्स जो है आपके, ठीक है। तो एक होते हैं ऐसे जनरल रिजर्व्स होते हैं। अच्छा, जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपको फाइनेंस के बारे में कितना नॉलेज है। उसके बाद बैलेंस शीट, फिर अगली वीडियो में जनरल रिजर्व डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट, तो ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनका एनालिसिस करना, इनको देखना कि हमारे ठीक है या नहीं, इनकी रिसर्च करना ही यहाँ पे स्कोप हो गया किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बहुत सारे तरीके के आपके, एक जो प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट यहाँ पे स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट यहाँ पे स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट है, जब आप कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट हमने हमारा फॉर एग्जाम्पल
10 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये हमने प्लान सेटअप करा है फॉर एग्जांपल गुड़गांव में, इस तरीके से आपने सुना होगा बिजनेसमैन जो होते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीज आती है, शेयर कैपिटल आ गया यानी कि इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, उसके बाद इसमें आ गया आपका डिवेंचर्स हो गया, थर्ड आ गया रिटेन अर्निंग्स हो गया, सिंपल सा है। शेयर कैपिटल में कौन से आ गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, उसके बाद डिवेंचर्स भी इसी का पार्ट है, रिटेन अर्निंग्स भी इसी का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी हम सिर्फ स्कोप समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्हें यूज करा जाता है। नेक्स्ट है इसमें रेजिंग कैपिटल। कैपिटल को रेज करना मतलब क्या है, यहाँ पे दो तरीके से हम कैपिटल को रेज कर सकते हैं। हमने प्लानिंग कर ली कि हमारा इतना फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने प्लान तो कर लिया, लेकिन अब कैपिटल कहाँ से लाएंगे, तो दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक है शॉर्ट टर्म सोर्स, एक है लॉन्ग टर्म सोर्स। तो शॉर्ट टर्म सोर्स के लिए आपको लीजिंग हो गया, हायर परचेजिंग सिस्टम हो गया, फिक्स डिपॉजिट मींस एफडीओज हो गए आपके। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हम कहाँ से लाएंगे कैपिटल, शेयर्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, डिबेंचर्स के थ्रू। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्टिंग कैपिटल। अब कैपिटल हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो दो तरीके की हमारे कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल एक होती है, फिक्स कैपिटल कि एक बार कैपिटल लगा दी तो लगा दी बिजनेस में। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो यूज होती है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में, ये वो कैपिटल है जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होती है, वो होती है वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हम 6, 7, 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि इसके लास्ट पॉइंट्स हैं। तो 6 पॉइंट इज मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंस रिस्क। अब यहाँ पे रिस्क जो है ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, ध्यान से देखिएगा, सिस्टमैटिक रिस्क, एंड दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक होता है सिस्टमैटिक और दूसरा क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो इसको मैनेज करना, इसको मॉनिटर करना, यानी कि इस पे निगाह रखना, ठीक है, दैट इज यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया आपको स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 6 पॉइंट। अच्छा, इसमें एक तरीके का रिस्क और आता है बीटा रिस्क, इसको भी हम अभी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसे। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो अभी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम, इसके डेप्थ में आने वाले टॉपिक्स हैं वो इसी पे है पूरे, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। 7th पॉइंट है इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया था जो भी कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होती है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स कैपिटल क्या है, एक बार आपने आपका जो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है वहां पे जो एक बार कैपिटल लग गई, दैट इज वो फिक्स कैपिटल। यहाँ पे जो कैपिटल लग रही है वो है फिक्स कैपिटल, और यहाँ पे जो डे टू डे एक्टिविटीज होंगी उनमें जो कैपिटल लग रही है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल, WC। लास्ट इज डिविडेंड मैनेजमेंट। लेकिन मैम ये डिविडेंड क्या होता है, अगर डिविडेंड मैनेजमेंट की बात करें तो डिविडेंड क्या होता है, देखिए डिविडेंड यहाँ पे जो होता है, डिविडेंड होता है शेयर इन प्रॉफिट्स। क्या होता है यहाँ पे, शेयर इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स में शेयर होता है, प्रॉफिट्स कंपनी ने प्रोजेक्ट जो बना उस पर जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अब उन प्रॉफिट्स को शेयर भी किया जाएगा। जब भी प्रॉफिट शेयर होता है शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी में, तब वो कहलाता है डिविडेंड। सिंपल सी हम इसको लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा है वो कैसी है, सिंपल। तो सिंपल सी भाषा हमने समझा कि शेयर इन प्रॉफिट्स जो है, क्योंकि प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को, वो क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। अब इसको मैनेज करना, यानी कि हमें यहाँ पे जो है, जो भी हमारे पे फंडिंग या फाइनेंस आ रहा है वो हम किस में बांटेंगे, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी में बांटेंगे। तो दिस इज लास्ट पॉइंट, डिविडेंड मैनेजमेंट। तो हमारे टोटल 8 पॉइंट हो गए। इसमें कौन कौन से 8 पॉइंट हो गए, नंबर 1, एक एक करके याद कीजिए क्या क्या पॉइंट्स हो गए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दूसरा एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, देन रेजिंग कैपिटल, इन्वेस्टिंग कैपिटल, देन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंस रिस्क, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड लास्ट इज डिविडेंड मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा ये जो नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 2 इज सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, प्लस हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइप्स के फाइनेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस। सो दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्यों करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी नीड है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इसमें टू प्रमोट सेल्स, सेल्स कब प्रमोट होगी, जब हमारे पे अपने प्रॉपर फंड्स होंगे। जब फंड्स होंगे तो हम उन फंड्स को क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग, हम अपने फंड्स को एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट्स करेंगे। उन एडवर्टीजमेंट से क्या होगा, सेल्स प्रमोट होगी, कस्टमर्स हमारे इंक्रीज होंगे, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, सेल्स इंक्रीज होगी। सो नंबर 1 पॉइंट इज टू प्रमोट सेल्स। ओके,
सेकेंड पॉइंट इज टू मीट कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज का मतलब क्या होता है? कंटीजेंसीज का मतलब है यहाँ पे अनसर्टेन सिचुएशंस जो कभी भी बिजनेस में आ सकती है। देखिए बिजनेस में कोई भी सिचुएशन कभी भी कैसे भी आ सकती है, तो उन अनसर्टेन सिचुएशंस में क्या होता है, जब भी सिचुएशंस आती हैं तो क्या होता है, हमारे भी अपने प्रॉपर फंड्स होते हैं। अगर हम अपना फंड सही से रखेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में वो सारे फंड्स या जो भी मनी है वो काम आ सकता है हमारे। दैट्स वाई देयर इज अ वेरी क्या है इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। द थर्ड पॉइंट इज टू अवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए बाहर से कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है लेकिन हमारे पे प्रॉपर फंड्स ही नहीं है। अब देखिए प्रॉपर फंड्स नहीं है तो हम कितनी भी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो हम उसे अवेल नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारे पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है और हमारे पे प्रॉपर फंड्स है तो उसको हम अवेल कर पाएंगे। द फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमें अब पता है कि हमारे जो फंड्स है, जो भी हमारा मनी है, उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, हमारे जो भी फंड्स हैं या जो भी हमारा मनी है उसको हम कैसे यूटिलाइज करना है, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। एलोकेशन का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से, उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसका इन्वेस्टमेंट, उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे फंड्स या मनी से है। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अगर हमें प्रॉपर तरीके से पता है कि हमारा जो फाइनेंस है, ठीक है, हम उसे कैसे प्लान करेंगे, कहाँ से उसे रेज करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, हमारे पे दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, पढ़ाया था मैंने आपको पहली वीडियो में, शॉर्ट टर्म सोर्स एंड लॉन्ग टर्म सोर्स। कहाँ से पैसा रेज करना है, ठीक है, उसको प्लान करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, चीज़ों को अनकंट्रोल करेंगे। ये मान लीजिए कि गलती हो जाती है कि हमने गलत जगह इन्वेस्ट करी तो फ्यूचर में हमें उस जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पे होता है 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस। Okay, now let's talk about the 3 types of finances. Number 1 is long term finance, number 2 is medium term finance and number 3 is short term finance. फटाफट समझते हैं कि होता क्या है। देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होता है। ये दो तरीके से मिलता है। एक होता है ओन कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल आपका खुद का जो वहाँ पे क्या होता है बताइए, ओन कैपिटल मतलब यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो खुद से जो पैसा लगा रहा है, वो इक्विटी के थ्रू पैसा लेके आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लेके आ सकता है, रिटेन अर्निंग्स के थ्रू ला सकता है, तो वो जो पैसा खुद से लगा रहा है वो है ओन कैपिटल। अब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ये वो फाइनेंस है जो, जैसे कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 5 साल से ज्यादा है तब इस फाइनेंस का यूज करेंगे। देन सेकंड वन इज बोरोड कैपिटल, जो आप बोरो कर रहे हो, किसी से उधार ले हो, लाइक डिबेंचर्स, ठीक है, लोन्स आप उधार लेते हो, बैंक से आपने लोन ले लिया, लीजिंग कर दिया, किसी चीज को आपने लीज करके रखा हुआ है, किसी प्रॉपर्टी को, वहां से आपको पैसा मिल रहा है, तो ये चीज होगी लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सेकंड इज मीडियम टर्म फाइनेंस, जो मीडियम टर्म की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, यानी कि मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर। तो ये पैसा, ये फाइनेंस कहां से आएगा? मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जो आप कमर्शियल बैंक से मीडियम टर्म लोन्स ले रहे हो वहां से। एंड सेकंड इज पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से पैसा ले लिया, ठीक है, अब क्या हो रहा है, पब्लिक से पैसा ले लिया तो वहां पे उस पब्लिक से पैसा लेने पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? मीडियम टर्म फाइनेंस। एंड द लास्ट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए जो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा करता है। इसमें आता है शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक से आप जो शॉर्ट टर्म लोन्स ले रहे हो, कस्टमर्स से आपने एडवांस ले रखा है। एंड थर्ड इज एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो सैलरी है एम्प्लॉयज की, आप जब एम्प्लॉयज सब काम कर लेते हैं उसके बाद उनको सैलरी देते हो कि पहले उनको सैलरी प्रोवाइड कर देते हो, सैलरी बाद में देते हो ना, तो वो एक एक्सपेंस है आपके लिए, लेकिन वो एक्रूड है, मींस आप उन्हें फ्यूचर में पे करोगे जरूर। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर्स एंड ट्रेड क्रेडिट। अच्छा, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ट्रेड क्रेडिट हो गए, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि होते क्या हैं, और ये हम डिटेल में बाद में इसको हम, ये मत सोचिए कि एक्सप्लेन नहीं करा है, इसको हम प्रॉपरली डिटेल में बाद में अच्छे से अभी पढ़ेंगे, सेपरेट वीडियोस आएंगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉपिक वाइज समझना है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एंड ये क्या क्या हो गए, 3 तरीके के हमारे पे क्या हो गए फाइनेंस हो गए, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। तो फाइनेंस फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, सिंपल सा है, यहाँ पे टोटल हमारे पे 4 डिसीजंस, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इसके बाद 2 और आएंगे, लिक्विडिटी डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, यानी कि ये है सारे क्या, ये सारे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस फंक्शंस। नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नाम सुनते ही इन्वेस्टमेंट से दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, ठीक है, लिसन टू मी।
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर है उसका काम क्या होता है कि भाई देखो मेरे पास है फंड्स, मान लो मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, मेरे पास फंड्स है, पैसा है खूब सारा, मैं जाके किसी को दे दूंगी नहीं, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, तो मैं सोचूंगी मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ पैसा कि मेरे को उस पर रिटर्न्स आए, मेरे को और पैसा आए, है ना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट आता है, एंड हम क्या कर पाते हैं, कॉस्ट सेव कर पाते हैं। यानी कि कॉस्ट कैसे सेव कर पाएंगे, देखो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कहीं ना कहीं तो क्या होगा, हमें उस पर रिटर्न जनरेट्स होंगे, हमें उस पर प्रॉफिट्स आएंगे, हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। नंबर 1 इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताई थी जो डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज में कैपिटल यूज होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल। तो उसको मैनेज करना भी यहाँ पे क्या है, फाइनेंस मैनेजर का काम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। नंबर 2 इज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कि भाई हमें कैपिटल का एक बजट लेके चलना है कि हमें कितना कैपिटल लगाना है, ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ मर्जर्स। मर्जर्स क्या होता है, दो तरीके के टर्म्स होते हैं, एक होता है मर्जर, ध्यान सुनिएगा, एक होता है मर्जर, एक होता है एक्विजिशंस। ये दो टर्म्स सुने होंगे, अगर आपने क्लास 12 में कॉमर्स स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने दो टर्म्स ये दोनों सुने होंगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स क्या होते हैं, देखो मर्जर्स जो होते हैं जो आपके कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपना भी कुछ कैपिटल लेके आएंगे, अपनी कंपनी में साथ में जुड़ेंगे और दोनों में प्रॉफिट शेयर होंगे। एक्विजिशन क्या होते हैं, मान लो आपकी छोटी कंपनी है और कोई बड़ी कंपनी आके बोले भाई देखो तुम्हारी ये छोटी कंपनी, हम इसको एक्वायर कर लेते हैं, प्रॉफिट्स यहाँ भी बराबर होंगे, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। मर्जर में बातें क्या होती है, मतलब एक पार्टनरशिप की तरह होता है मर्जर, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मर्जर करना भी यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आप फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे जरूर। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, बाइंग और लीजिंग एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी। एसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी जो कि क्या है, ओनर की है या जो भी प्रोपराइटर है या जो भी बिजनेसमैन है उसकी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है, दैट इज एसेट्स। उसको खरीदना या उसको लीज कर देना भी एक क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मान लो मेरे पास खुद की प्रॉपर्टी है, मैं अपना बिजनेस है, मैंने क्या करा उसको लीज करके रख दिया अपनी प्रॉपर्टी को, तो उससे क्या होगा, जब मैंने प्रॉपर्टी को लीज करके रख दिया, अब मैंने सोचा चलो मैं इसको किसी को दे देती हूँ, तो मैंने लीज पे उठा दी प्रॉपर्टी, है ना, एक तरीके से रेंट पे रख देना, इसको अभी लीजिंग थोड़ा सा रेंट से कनेक्ट कर लो, फर्दर हम इसको भी समझेंगे। अभी हम ना टॉपिक के स्टार्टिंग में है, मतलब अभी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एज अ सब्जेक्ट समझ रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या ये नहीं समझना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है भाई, हमें यहाँ पे ऐसे नहीं समझना है कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमें इस पे सब पढ़ लेना है, हाँ जी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने हैं 1-2 वीडियो में, ना जी ना, हमें एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने। वीडियो नंबर 3 आया है ताकि आप ये समझ सको कि फाइनेंस फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी हमें सिर्फ इतना भी समझना है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन आते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती है, ऐसे समझना है। तो समझ गए आप लोग, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गई, कैपिटल बजटिंग हो गई, मैनेजमेंट ऑफ मर्जर्स हो गए, बाइंग और लीजिंग ऑफ एसेट्स हो गए। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब फाइनेंसिंग डिसीजंस का मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि भाई फंड्स कहाँ से लाने, फ्रॉम वेयर यू हैव टू रेज द फंड्स, इक्विटी कैपिटल से लाने कि बोरोड कैपिटल से लाने। इक्विटी कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, वो कैपिटल जो कि ओनर खुद अपने बिजनेस में लगा रहा है। बोरोड कैपिटल जैसे कि लोन हो गए, डिबेंचर्स हो गए, लीजिंग कर दी प्रॉपर्टी को, तो यहाँ से जो कैपिटल आ रही है बोरोड कैपिटल है, जो बोरो करके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमें इस तरीके से इन दोनों का मिक्सचर लेना है। क्या लेना है, इन दोनों का मिक्सचर लेना है। मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग शुड बी डन। मान लो इसमें से कुछ हमने क्या करा, कुछ हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के डिसीजंस लिए, कुछ हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के डिसीजन लिए, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, मिक्सचर, दोनों चीजों को मिक्स करके चीजों को ले लिया। मान लो कुछ इक्विटी कैपिटल लगाई, कुछ बोरोड लगाई। नाउ द नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजंस एंड लिक्विडिटी डिसीजंस, इसकी बात करते हैं। तो नाउ अब हमारे पे आ गए हैं डिविडेंड डिसीजंस एंड लिक्विडिटी डिसीजंस। नाउ व्हाट आर डिविडेंड डिसीजंस, नाम से लग रहा है कि डिविडेंड क्या है। मैंने इतनी बार सबसे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था, डिविडेंड जो होता है, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, जब उस प्रॉफिट में से शेयर देती है किसको, उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर होल्डर्स यानी जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको देती है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तो दैट इज डिविडेंड। अब इन डिविडेंड के डिसीजंस को लेने वाला कौन है, फाइनेंस मैनेजर है ऑफ कोर्स। तो फाइनेंस मैनेजर देखता है कि हाउ मच ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको कितना शेयर होल्डर्स को हमें देना है, एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन, कितना शेयर होल्डर को नेट प्रॉफिट में से अमाउंट देना है और कितना रिटेन करना है। रिटेन मीन अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में रखना है। रिटेन इन द सेंस मीन्स यहाँ पे क्या है, रिटेन अर्निंग्स, कितना रिटेन करके रखना है, मतलब यहाँ पे क्या है, रिटेन अर्निंग्स एक टर्म है यहाँ पे। जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते इसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है।
ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, अगर मान लो कि फ्यूचर में हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा तो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जो नेट प्रॉफिट है उसको रखना भी पड़ेगा। तो डिविडेंड डिसीजंस, इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें से कुछ अमाउंट हम शेयर होल्डर्स को देते हैं और कुछ अमाउंट क्या करते हैं, रिटेन करके रख लेते हैं बिजनेस में, ताकि अगर हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हो हमारी, मान लो हमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो उसमें हमें वो चीज काम आए। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी डिसीजंस। नेक्स्ट क्या है, लिक्विडिटी डिसीजंस। तो लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स दैट इफ अ फर्म हैज इनफ, यहाँ पे वो हो गया इफ अ फर्म हैज इनफ, अगर एक फर्म के पास अच्छा खासा मनी है, अगर वो अपने बिल्स पे कर पा रही है, जब बिल्स ड्यू है, मान लो बिल्स ड्यू हो गए, अब उसको पे करना है, अब अपने बिल्स पे कर पा रही है एंड हैव सफिशिएंट कैश रिजर्व्स, और उसके पास अपने खुद के सफिशिएंट कैश रिजर्व्स हैं, ताकि जब भी कोई अनफोर्सीन इमरजेंसीज आए, इमरजेंसीज का मतलब यहाँ पे क्या है, कंटीजेंसीज आए, कोई भी अनफोर्सीन जो पता नहीं है हमें, अगर कोई भी अनफोर्सीन इमरजेंसी आती है, कंटीजेंसीज आती हैं, तो उसको मीट आउट कर सकती है अगर उस पर सफिशिएंट कैश रिजर्व्स होंगे तभी। ये जो लिक्विडिटी डिसीजन है इससे होता क्या है, देखो आगे मैंने एक लाइन लिखी है, दिस डिसीजन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ द करेंट एसेट्स। इस डिसीजन को लेने से हमारे जो खुद के अपने करेंट एसेट्स हैं उनको हम मैनेज कर पाएंगे ना। व्हाट आर करेंट एसेट्स, अगर आप पे क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज थी या आप पे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स स्ट्रीम थी, तो करंट एसेट्स आपको पता होगा। इसके मुझे एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल्स चाहिए, तो एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल्स चाहिए, कमेंट सेक्शन में करके बताना कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन इनकी क्या होती है, इसके 4 एग्जांपल्स देना। सो यू डोंट बिकम इंसॉल्वेंट, ताकि आप इंसॉल्वेंट ना बनो और फेल टू मेक पेमेंट्स। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि भाई कहते हैं ना कि इंसॉल्वेंट हो जाना, इसका एक वर्ड है हिंदी में, मुझे समझ याद नहीं आ रहा, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी हो जाती है। तो इंसॉल्वेंट, अगर आप डिसीजन में क्या, डिसीजन में ये है कि अगर आपने करंट एसेट्स को यहाँ पे समझा, इस चीज को मैनेजमेंट कर लिया करंट एसेट्स का, तो आप इससे इंसॉल्वेंट नहीं होते हो, और या ऐसा भी नहीं होता है कि आप अपने पेमेंट्स नहीं दे पाते अगर आपने इस डिसीजन सही से लिया है तभी। तो लास्ट हमने क्या पढ़ा इसमें, डिविडेंड डिसीजंस एंड लिक्विडिटी डिसीजंस। आई होप अब आपको सारे डिसीजंस है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जैसे टॉपिक से लग रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस भाई डबल है। डबल इन द सेंस कि आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। सी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे मान लीजिए एक छोटी सी कंपनी है, तो उसने क्या करा, अपना एक छोटा सा उसका एक गोल है कि हम एक छोटा सा काम खोलेंगे, और वहां पे उसका एक छोटा सा गोल है कि वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस कर रहा है। किस पे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस कर रहा है। जब एक कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस कर रही है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या हो गया, जब एक कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं कर रही, जब एक कंपनी फोकस कर रही है लॉन्ग टर्म वेल्थ पे, कि भाई फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रिलायंस जियो। जब इसने क्या करा था, जब स्टार्टिंग में तो इसने बहुत अच्छे सैंपल्स और फ्री हर चीज बहुत सस्ती कर दी थी। जब एक बार एक ग्रो कर गया था तब इसने अपनी हर चीज एक प्लान बना दिया हर चीज का, तो आज इसके पास अपनी अच्छी खासी वेल्थ है ना। इट्स अ ग्रेट एग्जांपल। जब मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल इसी का यही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, रिलायंस जियो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस करते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ पे फोकस करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी कि पहले की अप्रोच है। क्या है ये, पहले की अप्रोच है। मान लीजिए आप एक शॉप पे जाते हैं, छोटे से बच्चे क्या करते हैं, आपने कभी हो सकता है बचपन में हरकतें करी हो, आप एक शॉप पे गए, आपने वहाँ पे कुछ कैंडीज खरीद ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 10 कैंडीज खरीदी, 10 रुपीज़ की खरीदी। अब अपने फ्रेंड के पास गए, अपने फ्रेंड को बोला, आपके फ्रेंड को टॉफी खा रही थी, कैंडीज खानी थी वो, आपने अपने फ्रेंड को बोला चल मेरे पास कैंडीज है, तो एक काम कर, मेरे को 15 रुपये दे। आपने उससे 15 रुपये ले लिए। मैं एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स क्या होते हैं। एक एज अ बिग कंपनी आप इसको समझ सकते हो, लेकिन छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। अब आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि भाई मेरे को 15 रुपये दे दो, तो हमने खरीदेगा कितने तक का खरीद रहा है, 10 रुपये का। मांग कितना रहे हो, 15। उससे भाई तुम्हारा कॉस्ट प्राइस तो ये था ना, सेलिंग प्राइस ये तुम बेच इतने पे रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, +5।
₹5 का तुम्हारा प्रॉफिट कमा, 10 रुपए की चीज लेके आए हो, 15 रुपए से ले रहे हो, ₹5 का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, हो गया ₹5 का प्रॉफिट। तो इसी तरीके से छोटी छोटी कंपनीज भी यही करती है, उनका मेन पर्पज यही होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, इन दिस कंपनीज अंडरगो टू डिटरमाइन द बेस्ट आउटपुट एंड प्राइस लेवल्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न। यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो अपना बेस्ट आउटपुट लाने की कोशिश करती हैं और प्राइस लेवल्स, अपने प्राइस के लेवल्स भी ऐसे नहीं रखती है कि कोई आए और भाई यार इसके प्राइस सुपर ज़्यादा है हम तो नहीं खरीद पाएंगे, ऐसा वाला सीन नहीं होता। बेस्ट आउटपुट डिटरमाइन करती है एंड प्राइस लेवल्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इज रिटर्न, ताकि जो प्रॉफिट्स हैं, रिटर्न का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे आए। उसके बाद द कंपनी विल यूजुअली एडजस्ट द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। यहाँ पे कंपनी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चीजों पे इफेक्ट डाल रहे हैं, कैन इफेक्ट सच एज प्रोडक्शन कॉस्ट, कि प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, वो चीज भी देखती है। सेल्स प्राइस क्या है, आउटपुट लेवल्स क्या है, एज अ वे ऑफ रीचिंग इट्स प्रॉफिट गोल्स। ओके, तो यहाँ पे कंपनी जो है वो क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट भी देख रही है कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, उसके बाद सेल्स प्राइस भी देख रही है, उसके बाद ये भी देख रही है कि आउटपुट हमारा कितना बन गया है एज अ वे ऑफ रीचिंग इज प्रॉफिट गोल, क्या अब लास्ट में इन सबको करने के बाद प्रॉफिट कितना बन रहा है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज टू अर्न एट लीस्ट सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस एंटरप्राइज का वो क्या होता है, एटलीस्ट इतना आप सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स जो भी आपने फंड्स में इन्वेस्ट करा उस पर इतना सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स अर्न कर लो ताकि आप मार्केट में लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन कर पाओ, रह पाओ। सस्टेन का मतलब यहाँ पे लिव है, ठीक है, LIVE लिव। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, समझते हैं। देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मैंने अभी बताया था कि जब हम प्रॉफिट्स को कमा रहे हैं, प्रॉफिट्स कमाना इज गुड, कि आप कंपनी में हो आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, इट्स वेरी गुड, लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने के साथ साथ आप वेल्थ पे फोकस करो। आप फोकस करो कि आपको वही प्रॉफिट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक रहें, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, है ना, लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात कर रहे हैं। जब लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात कर रहे हैं, जब हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट, यानी कि पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड है एंड इट इज द एप्रोप्रिएट गोल ऑफ अ फर्म। मतलब एक फर्म का एक एप्रोप्रिएट गोल ही क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, द मैनेजर शुड टेक डिसीजंस दैट मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। यानी कि मैनेजर्स को कुछ ऐसे डिसीजन लेने चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट्स तो हो, लेकिन साथ ही साथ जो अभी शेयर होल्डर्स की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर पैसा डालते हैं कंपनी में, मतलब वहाँ की कंपनी के क्या शेयर्स बाय करते हैं। तो जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपनी की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगी और शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ेगी, एज वेल एज शेयर होल्डर्स की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो इससे इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट जो है वो कंपनी पे ही पड़ेगा, कंपनी की जो वेल्थ है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। इस पॉइंट का मतलब क्या है, द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल ये इम्प्लाइज करता है। अच्छा, एक और चीज बताना मैं आपको भूल गई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस जो फाइनेंशियल, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन क्या यही ऑब्जेक्टिव्स है, नहीं, इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जैसे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कंपनी को जरूरत है कि वो अपनी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रखे, यानी कि एक लॉन्ग टर्म तक वर्क करे। सस्टेनेबिलिटी क्या है, रह पाए, है ना, उसे इस तरीके से वर्क करना है। उसे ऐसा नहीं कि आज हमने कंपनी खोली, ठीक है, 10 दिन में काम करा और कंपनी बंद कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी के लिए वर्क करना है, तो ये भी कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, भी कस्टमर सेटिस्फाई करना भी इंपॉर्टेंट है। आप कंपनी तो बना लिया, आपने फैक्ट्री भी खोली, प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो प्रोडक्ट्स का कोई काम नहीं है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी बहुत जरूरी है। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो हार्म करिए तो गवर्नमेंट उसके प्रोडक्ट्स पे बैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ भी आ गई कि आप जो रिसोर्सेज हैं, जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कुछ टाइम के लिए हो गए,
जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को ध्यान से यूज करो, ये होता है ना फैक्ट्रीज, यहाँ ऐसा ह्यूमन ऑल्सो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको बार बार जो काफ़ी लंबा समय लेते हैं रिन्यू होने में, दोबारा बनने में, तो हमें ध्यान से उन्हें यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। वाटर आपके घर में है, ठीक है, आपके घर में आराम से वाटर आ रहा है, लेकिन ये कब तक है, कितने टाइम तक है, वी डोंट नो। ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब रिन्यू तो हो रहा है, रिन्यूएबल तो है, लेकिन कब, लाइक यू हैव टू सेव वाटर फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हु नोज कि कब नॉन रिन्यूएबल हो जाए, तो वाटर को सेव करो। ओके, चलो वाटर से हट के आते हैं। तो ये अदर फैक्टर्स आपके 3 हो गए। उसके अलावा हम लास्ट पॉइंट की बात करी तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, एक फंडामेंटल मींस मेन ऑब्जेक्टिव फर्म का क्या है, टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स की जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी उससे क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों के बीच में अंतर क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है, दोनों का एक्सप्लेन कर दो, या कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस बता दो, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आती है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के संग। वीडियो नंबर 5 और इसमें बात करने वाले डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जैसे कि पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो कंपनी है वो फोकस करती है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, यहाँ पे जो कंपनी है वो किस पे फोकस करती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ पे। भाई हमें नहीं चाहिए थोड़ा बहुत पैसा, हमें चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए पैसा। अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं। अब मैंने देखो यहाँ पे क्लियरिटी के लिए आप समझ आ जाएगा कि यहाँ पे बेसिस लिखे है ना, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिखना पड़ता है ना। तो सबसे पहला है मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव दोनों का क्या होता है, टाइम पीरियड दोनों में क्या क्या लगता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये नया टर्म है, इसकी नेक्स्ट वीडियो इसी पे है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ थोड़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए थोड़ा बार लंबा पड़ रहा है बोलना, पीएम एंड डब्ल्यूएम के लिए हम क्या समझते हैं यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल पे नहीं ब्रीफ में समझ लेंगे। उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्या होती है, एंड लास्ट पॉइंट और यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा इसलिए मैंने लिखा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट मेन एम से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन एम क्या होता है, सोचिए मैंने आपको बताया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन एम होता है टू अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टू अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, टू अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट ही कमाना है बहुत सारा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या हो गया, मेन एम हो गया। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मेन एम होता है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे हमारी जो कॉमन स्टॉक है उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इन द मार्केट। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करने की सोच रहे हैं। सेकंड पॉइंट बेसिस ऑफ डिफरेंस टाइम पीरियड। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म होता है शॉर्ट टर्म, इट इज शॉर्ट टर्म अप्रोच, इट इज शॉर्ट टर्म अप्रोच, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सोच रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की जो आप पे 10 रुपीज है, क्या आज जो 10 रुपीज की वैल्यू है, आज जो 10 रुपीज है यहाँ पे 10 रुपीज का जो नोट है, क्या उसी 10 रुपीज की वैल्यू प्रेजेंट में जो है क्या वो फ्यूचर में भी वही रहेगी, क्या 10 रुपए की वैल्यू वही रहेगी जो आज है। अरे ऐसे सोचो ना, बचपन में 10 रुपए का आपने सनफीस का भी खाया हो या पार्ले जी का भी खाया हो, उस बिस्किट के पैकेट का कितना मतलब अच्छा, आई थिंक इतना बड़ा तो पैकेट होता होगा, दिस मच है ना। लेकिन आज वही आप 10 रुपए का सनफीस या पार्ले जी लेके आओ, इतना छोटा सा रह जाता है। तो 10 रुपए की वैल्यू, 10 रुपए तो वही है ना, लेकिन चीजें गिर रही है। मैंने फॉर एग्जाम्पल उस समय 25 ग्राम उसमें आता होगा, एग्जाम्पल की मुझे याद नहीं कितने ग्राम आता है, ठीक है 25 ग्राम मान लो पार्ले जी बिस्किट उसमें आता होगा, अब मान लो फिर 15 ग्राम आता है उसी 10 रुपए में। तो दिस इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वरी मत हो कि यार मैम आपने क्या पढ़ा दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसमें पूरा ब्रीफ में पढ़ा दिया, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं। चलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी थर्ड पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, क्या यहाँ हम इसे इग्नोर कर देंगे, हाँ जी इग्नोर कर देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आज हमने कितना वेल्थ कमाया और कल इसका कितना होने वाला है, हमें नहीं फर्क पड़ता। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में फर्क पड़ता है हमें,
हाँ, हम यहाँ पे इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हम इसे देखते हैं, कंसिडर करते हैं, रिकॉग्नाइज या कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट स्पेसेस ऑफ डिफरेंस इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब ये रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या है? रिस्क अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, फ्यूचर की कंडीशंस का, फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता। तो फ्यूचर के लिए क्या हम सोच रहे हैं यहाँ पे? क्या ऐसा हम सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में? हम तो सिर्फ आज के प्रॉफिट्स का सोच रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि हमारे आज प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, हमें इससे मतलब है। तो यहाँ पे हम अगेन इग्नोर कर दे रहे हैं इस चीज़ को, इग्नोर्स, सॉरी मुझे ब्लू मार्क का सिर्फ मैंने ब्लैक से लिख दिया, हम तो सॉरी, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ इकट्ठी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या कंसिडर करते हैं। अब हमारे पे ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए, मेन एम, टाइम पीरियड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क, अनसर्टेनिटी। अब एक लास्ट पॉइंट और इसमें कवर करेंगे, यहाँ पे आएगा नहीं इसलिए मैं इसको अलग से लिखूंगी। ओके, सो लास्ट पॉइंट है इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने से क्या होता है? लीड्स टू एक्सप्लॉइटिंग एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर्स, इट लीड्स टू इनइक्वालिटीज एंड लोअर्स ह्यूमन वैल्यूज, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट इंश्योर्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, ओवर, नो इट्स नॉट ओवर। समझते हैं इस चीज को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लीड्स टू एक्सप्लॉइटिंग एम्प्लॉयज। भाई एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं? मान लो उनकी सैलरी कम दी, सैलरी मान लो अगर किसी एम्प्लॉय की 30,000 पर मंथ है, हमने नहीं दी 30,000 पर मंथ, या उनकी सैलरी डिले करी, परेशान करना एम्प्लॉयज को, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं। जो हमारा मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो हम सोचो भाई प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। भाई प्रॉफिट तो कमा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रॉपर नहीं देना, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करना, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इट लीड्स टू इनइक्वालिटीज। इससे क्या होता है? इनइक्वालिटीज यानी कि कोई ज्यादा अमीर बनता जा रहा है, कोई ज्यादा गरीब बनता जा रहा है ना। जो रिच, जो पुअर लोग हैं वो और ज्यादा पुअर हो रहे हैं, जो रिच लोग हैं वो और ज्यादा रिच हो रहे हैं। यही तो होता है इनइक्वालिटी, यही तो चीज होती है। ये इस चीज से क्या होता है? बैलेंस जो है वो बिगड़ता है सोसाइटी में एक पूरे, एंड लोअर्स ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो रही हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है? ह्यूमन वैल्यूज भी खत्म होती है। देन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम हमारे जो भी रिसोर्स हमें लगता है हमारी कंपनी में, हमने जो फैक्ट्री ओपन करी है, हमें जहाँ भी जैसे भी रिसोर्सेज को यूज करने हैं हम वैसे उस रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। हम यहाँ पे कंजूसी नहीं करते हैं, यहाँ पे कंजूसी कर जाते हैं। इट इंश्योर्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी से तो शेयर होल्डर्स आएंगे, आपके सोसाइटी से तो शेयर होल्डर्स आएंगे, तो उनका भी हम इंटरेस्ट जो है क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंश्योर कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा भी इंटरेस्ट है, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे हित में भी हम बोलेंगे, तुम्हारे हित में भी बात करेंगे, ठीक है, तो तुम्हारे साइड रह के। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये थे आपके 5 पॉइंट, यानी 5 डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में। एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाना पूरा, ठीक है। जैसा लिखवाया है इसको आप थोड़ा सा और चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो। बाकी कॉलेज ट्यूटर आप चैनल जो है आप उस पर जाओ, प्रॉपर आप उसके नोट्स वगैरह देखो, ठीक है। आप इसका अपना जो वेबसाइट है उस पर भी जाके देख सकते हो नोट्स प्रॉपरली। बाकी मैं आपको इतना लिख के प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप इजिली से देख सको। आई होप अगर आपको समझ आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला टॉपिक डिफरेंस वाला, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो चैनल को, और बच्चों मतलब अपने फ्रेंड्स लोगों के संग शेयर करो ना इस चीज़ को, क्यों नहीं करते हो यार। और टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कैसे, पहले तो हम समझ लेते हैं स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे इस टॉपिक की। हम इस टॉपिक में सबसे पहले तो थ्योरी समझेंगे इसकी, कि मतलब ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, थ्योरीज के कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको उसके कुछ फॉर्मूलाज एंड इसके 2 न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ, ओके। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले थ्योरी उसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि किसके क्या फॉर्मूला है, इसके क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देखो यू नो कि टाइम कितना वैल्यूएबल है, टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जिसको हमें समझना है। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट सेज द मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम। चलो छोड़े से पहले हम बात करते हैं एक चीज़ की। आज फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपये आपने अपने फ्रेंड को दिए, ठीक है, दे दिए, ओके। अगर वो बोलता है कि चलो यार आपको आज उसका आपके फ्रेंड को 100 रुपीज़ की नीड थी, आपने 100 रुपीज़ का नोट अपने फ्रेंड को दे दिया, एंड वो बड़ा खुश हो गया, चलो थैंक्स यार तूने मुझे 100 रुपये दे दिया, है ना, दोस्तों में तो चलता ना, आपने 100 रुपीज़ दे दी। अब आप कह रहे हो यार
मेरे को अभी मान लो आपको जरूरत पड़ जाती है, आपने वैसे नॉर्मली दोस्तों में पैसे वापस नहीं लेते, मान लो आपको जरूरत पड़ती है, आपने बोला यार 100 रुपये वापस दे दे, वो बोल रहे नहीं अभी मेरे पास तो है नहीं, आपने दोस्त को जिसको दिए थे उसने बोला कि मेरे पास तो भी है नहीं, तो उसने क्या करा, आपको 100 रुपीज़ अभी नहीं, उसने कहा चलो यार एक काम करियो तो 6 महीने बाद तो मुझसे ले लियो 100 रुपीज़ मुझसे 6 महीने बाद ले लियो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आज वैल्यू है 100 रुपये की, क्या वो 6 महीने बाद 100 रुपये की वही वैल्यू रहेगी? 6 महीने भी छोड़ो आप, क्या 1 साल बाद वो वैल्यू वही रहेगी? जो आज 100 रुपये में चीज़ें आ जाती हैं, क्या 1 साल बाद चेंजेस नहीं आएंगे मार्केट में? ऑफकोर्स आएंगे, मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आज प्रेजेंट वैल्यू वो ज़्यादा है कि जो फ्यूचर वैल्यू है 100 रुपये की वो ज़्यादा है? ऐसे समझो, आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपये की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस मनी। So it is a concept that says the money available at the present time is worth more than the identical sum. Identical sum से मतलब यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? Identical sum से यहाँ पे मतलब है जो सम है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू है, वही जो 100 रुपये है उसकी फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाएगी, फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी ड्यू टू इस पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। क्योंकि क्या है, एक पोटेंशियल लगातार जो अर्निंग कैपेसिटी है उसकी वजह से ये चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कम होने के? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों डिक्लाइन होगी? इन्फ्लेशन एक रीज़न है, ठीक है। अभी हम इसके आगे कॉजेज या डिक्लाइन क्यों करते हैं इसको भी समझेंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई टीवीएम डिक्लाइंस, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन क्यों करता है। ओके, नंबर 1 रीजन इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। चलो एक काम करते हैं, इसे फटाफट कैम करते हैं, ओवर करते हैं, ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं। इवन ऑलवेज नो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हम चीज़ों को समझते हैं, हम पॉइंट्स को रटते नहीं हैं। यहाँ पे हम रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रटना नहीं है हमें चीज़ें समझना है, हमें चीज़ें माइंड में ग्रेस्प करनी है, ठीक है, हमें चीज़ों को आसान बनाना है, चीज़ों को टफ नहीं बनाना है। ओके, वाई TVM डिक्लाइंस, नंबर 1 पॉइंट इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब मार्केट में भाई चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, आपने सुना होगा प्याज महंगी हो गई, आलू महंगे हो गए, छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हैं। ऑलवेज टेक स्मॉल एग्जांपल्स, आई ऑलवेज टेक डेली लाइफ एग्जांपल्स सो दैट यू कैन कनेक्ट योर लाइक, आप चीज़ें अपनी कनेक्ट कर सको। मैं डेली लाइफ एग्जांपल लेती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ यार ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स, ठीक है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी मतलब मार्केट में जो दाम है चीज़ों के बढ़ गए, तब क्या है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्लाइन हो जाएगा। कैसे डिक्लाइन हो जाएगा? फॉर एग्जांपल आज आप पे 100 रुपये हैं, ठीक है, आपने जो फ्रेंड को 100 रुपये दिए थे उसे हमको वापस नहीं दिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल को पेट्रोल पड़वाना है, तो अभी जो आप पे 100 रुपये उससे पेट्रोल पड़वाओगे, तो मान लो कि 1 लीटर का पेट्रोल 100 रुपये का 100 रुपये में 1 लीटर पड़ रहा है। अब जब पेट्रोल महंगा हो गया तो वही 1 लीटर का पेट्रोल कितने का पड़ रहा है? 110 रुपए का पड़ा है, तो क्या वो 100 रुपए में पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे डिक्लाइन कर गया। क्लियर? ये तो बहुत इजी सा एग्जांपल, आप खुद सोचो। सेकंड, रिस्क इन्वॉल्व इन डिलेड रिसीट्स ऑफ कैश और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बनाया है, ये ड्राइंग्स क्यों बनाई है? ताकि आप चीजों को याद रख सको। क्या रिस्क है? मान लो आपने फ्रेंड को 100 रुपए दिए, मान लो खुदा ना खास्ता आपके फ्रेंड की डेथ हो जाती है, RIP मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है। अब आपने जो यहाँ तो 100 रुपए की बात नहीं कर रहे, चलो 100 रुपए का एग्जाम्पल छोड़ दो, आपने उसे 10,000 रुपीज दिए थे, और बड़ी मेहनत की कमाई होती है, पैसा मेहनत का होता है, मेहनत की कमाई होती है, आपने फ्रेंड को पैसे दिए थे, या फ्रेंड ही छोड़ दो, आपने किसी वेंडर किसी को दिए थे पैसे, ठीक है। अब उसे पैसा तो दे दिया, लेकिन अब उसकी डेथ हो जाती है, RIP, डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो डेथ ऑफ वेंडर। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ भी जो पैसों की वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है ना। आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए था, जो पैसा आपने दिया था, जो लैंड करा था पैसा, उसको वापस लेना भी तो था, वो नहीं मिल पाया। ये क्या मैंने बनाया है, रन, भाग रहा है। मान लो वो भाग गया, मान लो वो फ्रेंड या वो वेंडर भाग जाता है, वो आपको पैसा नहीं देता है, ठीक है, तब क्या होगा, तो भी आपको लॉस है, तो भी यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। इसलिए जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो यहाँ पे डिक्लाइन कर जाएगा। ओके, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिलेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिलेड का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट। देखो, अगर मेरे पे आज जो 100 रुपए, ध्यान से सुनना, आज जो मेरे पे 100 रुपए हैं, आज जो मेरे पे 100 रुपए हैं, जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो ज्यादा होगा कि जो 1 साल बाद में जो मेरे पास जो 100 रुपए होंगे उस पर इंटरेस्ट ज्यादा होगा? जो प्रेजेंट में मेरे पे 100 रुपए हैं, एक फ्यूचर में 100 रुपए हैं। अभी जो 100 रुपए हैं और प्रेजेंट में जो 100 रुपए हैं, मतलब अभी के 100 रुपए और फ्यूचर के 100 रुपए, किस पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा? फ्यूचर वाले पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि प्रेजेंट वाले पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? इस पे ज्यादा मिलेगा। इसमें ज्यादा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो इस समय ज्यादा है।
है ना। 100 रुपए की वैल्यू आज ज्यादा है ना, एक टाइम बाद 10 साल बाद क्या 100 रुपए की वैल्यू वही होगी जो आज है? नहीं होगी। जो हाँ लाइक अगर आप 10 साल पहले चले जाओ तो जिस समय हम छोटे छोटे थे सब, तब उस समय क्या होता था 10, 15, 5 रुपए की वैल्यू भी होती थी। आज 5 रुपए में क्या आता है? आज कुछ नहीं आता। आज 1 रुपए में आता क्या है? अब तो 1 रुपए की शायद एक्लेयर्स भी नहीं आती, वो भी 2 रुपए की हो गई है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ पे 100 रुपीज की, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द जो इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ जो फ्यूचर वैल्यू है 100 रुपीज की, उस पर मिलेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई किसी चीज को सेक्रीफाइस करके जो चीज मिल रही है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फोर्थ इज कंजम्पशन। आज जो मैंने 100 रुपए है, एक बुक का नेम मैंने बनाया है यहाँ पे, ये एक बैगर है, ठीक है, इसके हाथ में एक कटोरा है और ये खाना मांग रहा है, ठीक है। आज मैं इसको खाना खाने के लिए 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए की थाली आती है रेस्टोरेंट में से खाना खाना है और इसको 100 रुपए चाहिए, तो मैं इसको बोलती नहीं है मैं इसको 100 रुपए नहीं दे पाऊंगी अभी, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलती हूँ कि चलो तो मुझसे 1 महीने बाद 100 रुपए ले लेना। तो आज जो वैल्यू है, जो आज 100 रुपए में कंजप्शन कर लेगा, क्या वो 1 महीने बाद उसी रेस्टोरेंट में 100 रुपए में खाना मिल जाएगा? नॉट नेसेसरी, कंफर्म नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो दैट्स व्हाई द टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस हियर। आई होप आपको समझ आया होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे क्यों डिक्लाइन करती है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की 2 टेक्निक्स होती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी 2 सिंपल टेक्निक्स होती है, फटाफट से समझते हैं। ओके, अब 2 टेक्निक्स भी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। अरे ये टॉपिक तो खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, समझ लो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे हम डेफिनेशन समझ लें कि क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, क्यों डिक्लाइन करता है, रीजन क्या है। जब डिटेल में टॉपिक लिखने को आएगा ना तो सब आप पे होगा कि आपको क्या क्या लिखना है इस पे। फटाफट से 2 टेक्निक समझ लेते हैं। नंबर 1 इज कंपाउंडिंग टेक्निक, जिसका दूसरा नाम है फ्यूचर वैल्यू टेक्निक्स, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, कंपाउंडिंग टेक्निक्स इसका दूसरा नेम है, ठीक है। सेकंड इज डिस्काउंटिंग टेक्निक, जिसका दूसरा नेम है प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स। अब ये है क्या, ये क्या लिख दिया मैंने? देखो, कंपाउंडिंग टेक्निक्स का मतलब यहाँ पे समझो कि आपके फ्रेंड ने मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मेरे को अभी 1000 रुपए चाहिए। उसने बोला यार अभी तो नहीं दे पाऊंगा, एक काम करना फ्यूचर में आना और 1000 रुपए ले जाना। तो मैंने कहा यार 1000 रुपए तो फ्यूचर में देगा, चल एक काम कर 1000 में कुछ ना एडिशनल अमाउंट और दियो, क्योंकि तू अमाउंट कब दे रहा है? फ्यूचर में दे रहा है भाई, समझो इस चीज को, ठीक है। अमाउंट कब मिल रहा है? फ्यूचर में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां पर डिक्लाइन करेगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां पर डिक्लाइन करेगी। भाई फ्यूचर में तो 1000 रुपए, आज के 1000 रुपए से वैल्यू कमी होगी ना। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में वो मुझे इसमें 500 रुपए और एडिशन करके देते तो हो गए 1500, तो फ्यूचर में मुझे 1500 से देने पड़ेंगे, समझ गए? ये हो गई कंपाउंडिंग टेक्निक। नाम से ही लग रहा है कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, एडिशनल, एडिंग, एडिशनल, ओके। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक, जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। अच्छा, जैसे एफडीज वगैरह कराते हैं, जो आपने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट्स, ये तो पता ही होगा। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट आर एफडीज आर। नहीं सुना है तो सुन लो एफडीज क्या होते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट्स कि हमने अभी पैसा इतना, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए बैंक में डाल दिए और ये मेरे 5 इयर्स बाद डबल हो जाएंगे। डबल 10,000 के कितने हो जाएंगे? 20,000 हो जाएंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे 20,000 जो है अभी चाहिए, तो कितना कम कर दूं, कितना डिस्काउंट कर दूं कि अभी वाली प्रेजेंट वैल्यू आ जाए, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। यानी 20,000 में से कितना कम कर दूं कि प्रेजेंट वैल्यू 10,000 आ जाए, समझ गए? तो दिस इज यही क्या होता है कंपाउंडिंग टेक्निक्स एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू टेक्निक क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूचर वैल्यू टेक्निक और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। इसलिए मैं आपको दोनों नाम बता देती हूँ ताकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कितनी भी कोशिश कर ले, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें कंफ्यूजन में पड़ना नहीं, हमें सब आता है, हमें सब पता है कि क्या नाम होते हैं, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन क्यों करती है, दिस वन टाइम वैल्यू मनी के टेक्निक्स क्या है, ओके। हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ 2 न्यूमेरिकल्स, क्या फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले में मैंने सारे टर्म्स क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं टर्म्स, है ना। अगर आपको पहले से इन टर्म्स के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि इन टर्म्स का एक्चुअल मतलब क्या है, कि मैंने एफ वी पी वी आर टी ये क्या लिखा है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हमें एफ वी का मतलब यहाँ पे है फ्यूचर वैल्यू, क्या है? फ्यूचर वैल्यू। एंड पीवी का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, ओके। तो इसको कैलकुलेट करने का एक बेसिक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, मतलब इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आया है। अगर आपको बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन आती है तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये मैंने कैसे निकाला है। देखिए, एफ वी का मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। एंड पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब जिस रेट पे, डिस्काउंट रेट जिस पे जो मनी है
उसका मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी है, समझिए जो अमाउंट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है, अगर मैं इसको 10% डिस्काउंट देती हूँ इस पे तो कैसे निकलेगा? 10% डिस्काउंट 100 पे कितना आया? 10। 100 में से आप 10 माइनस करोगे, कितना आया? 90 रुपये बचे। सो दिस इज 10 रुपीज़। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट है और ये क्या है? 10% डिस्काउंट रेट है, तो यही हो गया आर। फिर टी क्या है? टाइम पीरियड। टी यहाँ पे क्या होता है? टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड? जब ये जो मनी है ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब फ्यूचर में जाके जब डबल हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यूज क्या आ जाएगी? मनी, दैट इज टी मीन्स टाइम पीरियड। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू यानी कि एफ वी इज इक्वल टू पी वी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर टी। अच्छा, मैंने क्या करा? अब इसको अपनी जगह पे छोड़ दिया, यानी पीवी को अपनी जगह पे छोड़ दिया। आपको ये पता होगा जो चीज किसी मल्टीप्लिकेशन में होती है वो दूसरी साइड आके डिवीजन में आ जाती है। तो यहाँ पे ये चीज कैसे आ गई? डिवीजन में आ गई। इसको आप ऐसे समझो, इसको मैं यहाँ से डिराइव करना सिखाती हूँ। पीवी आप यहीं छोड़ दो, एफ वी अपनी जगह छोड़ दो। ये जो है मल्टीप्लिकेशन की चीज यहाँ पे डिवाइड में आ गई 1 प्लस आर की पावर टी। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। सो दिस इज बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एफ वी एंड पीवी। अब इसमें हम करेंगे दो न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑफ फ्यूचर दिस of numerical number 1 of what? Of time value of money. Okay? Okay. So numerical number 1 क्या बोलता है यहाँ पे? If you deposit rupees 55650 यानी 55,650 in a bank which is paying कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है? 12%। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे होता है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ टाइम प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, यहाँ पे इतना हो गया। इफ यू डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट कर रहे हो आप? 55,650 यानी कि ये प्रेजेंट वैल्यू है यहाँ पे। इन अ बैंक विच इज पेइंग इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट मीन्स आर से डिनोट कर लो, 12/100 बोल सकते हैं इसे। इससे हम 0.12 भी बोल सकते हैं। ऑन अ 10 ईयर, टाइम पीरियड कितना है? 10 ईयर्स। ऑन अ 10 ईयर डिपॉजिट, हाउ मच विल द डिपॉजिट ग्रो? तो 10 ईयर्स के बाद डिपॉजिट यानी कि फ्यूचर में 10 साल बाद उस अमाउंट के, यानी कि ये अभी इतना हम पैसा डाल रहे हैं, इससे 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये है फॉर्मूला। अब कैसे पुट करेंगे? फ्यूचर वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, यहाँ पे लिख दो 10। प्रेजेंट वैल्यू ये है 55,650 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू क्या निकाली है? 0.12 की पावर 10। ये आ गया 1.12 की पावर 10 इंटू 55,650। अभी इतनी बड़ी वैल्यू है बेटा, आप ध्यान से देखना, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। इसको कैलकुलेट कैसे करूं? तो इसके लिए आपकी बुक में जब एक क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर एक टेबल गिवन होगी, तो वहां से आप वैल्यू देख सकते हो। तो फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का एक टेबल है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू की एक टेबल गिवन होगी आपकी बुक में, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे। सभी बुक्स में गिवन होती है जनरली। तो वहां पे इसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है कुछ, लेट मी सी इन द बुक, 3.106। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। इसके संग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आएगा 55,650 इंटू 3.106। आंसर आएगा 172848.90। दिस इज द आंसर। यानी कि 10 साल बाद ये जो अमाउंट थी वो जब उसे 12% इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट इतनी बन जाएगी। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 इसी में। ओके, सो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड न्यूमेरिकल आपका। मिस्टर बी हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, चलो आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आइडेंटिफाई करना कि मुझे इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिस्टर बी हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव 20,000 6 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 6 साल बाद उनको बोला जाता है कि उनको 20,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे 20,000 प्रेजेंट वैल्यू हुई कि फ्यूचर वैल्यू हुई? सोचिए, फ्यूचर वैल्यू हुई। यहाँ पे क्या हुई है? 20,000 फ्यूचर वैल्यू हो गई। इफ ही कैन अर्न 10% अर्न कर सकते हैं, मीन्स ये क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। अपनी इन्वेस्टमेंट पे अगर वो 10% अर्न कर सकते हैं तो क्या, व्हाट इज द मोस्ट ही शुड पे फॉर द अपॉर्चुनिटी? अगर ये 20,000 ले रहे हैं, ठीक है, 20,000 क्या है? यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, तो अभी की जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये पूछ क्या रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू तो पूछ रहे हैं, पीवी। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20,000। 1 प्लस आर, आर यहाँ पे क्या है? 10%। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। 10/100
0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया 1/10, इसको डेसिमल में करो 0.1, ओके 0.1 की पावर, यहाँ पे t कितना है 6 ईयर्स, 1.1 की पावर 6। अच्छा इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, अगर आपको पता हो कि 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, तो इसका डबल ही तो होगा, मतलब 1.1 का क्यूब कितना होगा फिर 1331, ऐसे सोचिए 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, यही तो क्यूब होता है। कितने डेसिमल्स हो गए, 3 डेसिमल्स हो गए, 3 डेसिमल्स प्लेसेस छोड़ के 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से 1.1 का अगर क्यूब 1.331 है, इन द सेम वे इसका डबल कर दो, मतलब 1.1 का 1.1 का क्यूब 3, इसका भी 1.331 है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ जाएगा 1.1 की पावर 6। ठीक है, एक बार करके देखो, तो इसका वैल्यू आ रहा है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रही हूँ, 20,000 डिवाइड बाय 1.771561, तो इसका आंसर आ रहा है, ये सारे जीरोस ऊपर जाएंगे, एंड 20,000 डिवाइड बाय 1.771561 इक्वल टू 11,289.4, यानी कि इस अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट मिलता तो फ्यूचर वैल्यू 20,000 होती, यानी कि कितनी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू 11,289.4। इसके आगे यूनिट लगाना मत भूलना, रुपीस, ओके। सो दीज आर द टू न्यूमेरिकल्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप आपको समझ आया होगा। एग्जाम में इसके आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि 60-70% प्रोबेबिलिटी होती है, आ सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन चांसेस है कि आ सकता है। एग्जाम में क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल इस ईयर एक क्वेश्चन नहीं आया, मान लो इस ईयर क्वेश्चन आ गया, अगले साल हो सकता है ना दे, फिर अगले साल दे दे, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न चलता है, एग्जामिनर्स कुछ इस तरीके से पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाते हैं। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब मैं यही कोशिश करती हूँ कि डेली लाइफ एग्जाम्पल से या ईजी एग्जाम्पल से अच्छे क्वेश्चंस में, ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हैं, ओके, तो आप इनको पढ़ सकते हो आराम से कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अगर इस तरीके से वीडियो समझ आती है तो अपनी वीडियो जो है ये सारी जो प्लेलिस्ट भी, हाँ प्लेलिस्ट भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की आ चुकी है, तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के संग, सब्सक्राइब करो कॉलेज ट्यूटर चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और इस तरह की वीडियोस के लिए शेयर करते रहो वीडियोस, और एग्जाम के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। तो कैपिटल स्ट्रक्चर फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना क्यों जरूरी है, फिर क्या फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो यानी कि पूरा 3 वीडियोज में सम अप हो जाएगा टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, हम इसे बड़े ही सिंपल वे में इसे समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है क्या है, एक प्रपोर्शन है डेट और इक्विटी का, जिसको हम यूज करते हैं अपने ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। यानी कि अपने बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं, डे टू डे एक्टिविटीज है या जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज है, उनको चलाने के लिए जो फाइनेंसिंग है, यानी कि जो पैसा आ रहा है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। यानी कि आप सोचिए कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी, और स्ट्रक्चर को ढांचा बोलते हैं ना। तो दिस इज पूंजी एंड दिस इज ढांचा, ठीक है, हिंदी में से आप देखो। तो कैपिटल यानी कि पूंजी का ढांचा, यानी कि फॉर अ बिजनेस के लिए, ओके। सो ये एक इसका एक टेबल है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि कुछ प्रपोर्शन जो है पैसा डेट से आता है, यानी कि कुछ उधार वाला होता है, समझिए। और इक्विटी क्या होती है, जो शेयर होल्डर्स, शेयर्स हमारे कंपनी, हम कंपनी के जो शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स ले लेते हैं, तो उससे जो पैसा आ रहा है हमें, यानी वो हमें पैसा दे रहे हैं ना, वो पैसा लगा रहे हैं, तो वो चीज क्या हो गई, इक्विटी हो गई, ओके। In other words, capital structure represents the proportion of debt capital and equity capital. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, कुछ प्रपोर्शन डेट कैपिटल का और इक्विटी कैपिटल का। यानी कि कुछ प्रपोर्शन डेट कैपिटल का होता है, कुछ प्रपोर्शन इक्विटी कैपिटल का होता है। इन द कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या, कुछ प्रपोर्शन डेट का है, कुछ प्रपोर्शन इक्विटी का है। व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर अ फर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी फर्म के लिए अच्छा है, इसे डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, नहीं किसे हम डिफाइन
नहीं कर सकती इजिली। लेकिन द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए जो कि क्या करे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दे, या जो वेल्थ है इक्विटी शेयर होल्डर्स उसको मैक्सिमाइज करे, बढ़ा दे। अच्छा, इस लाइन का मतलब जो है उसको थोड़ा समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो लाइन हमने पढ़ी थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, उसको समझते हैं थ्रू अ पाई चार्ट। पाई चार्ट बना रही हूँ, मान लीजिए 40% जो है वो इक्विटी से आया, ओके, और यहाँ पे 10% जो है डिबेंचर्स है, 30% यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बैंक लोन है, ठीक है। दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज टोटल 80, 100% होना चाहिए, तो यहाँ पे 20% और ले लेते हैं, 20% में बॉन्ड्स ले लेते हैं, ओके। अब देखो इक्विटी और डेट का क्या रेशियो आ रहा है, डेट कितना है यहाँ पे, इक्विटी कितना है। देखो डेट जो है 20 + 30 + 10 60 एंड इक्विटी इज ओनली 40, तो 60/40, 0 से 0 कैंसिल करो, 3:2 का रेशियो, यानी कि डेट ज्यादा है, डेट इज टू इक्विटी, डेट ज्यादा है इक्विटी कम है। यही लाइन का मतलब था उस समय कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि जहां पे इक्विटी जो है, यानी कि यहाँ पे जो आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वेल्थ है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम आ रही है, यानी कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है क्या है, ये अच्छा नहीं है। ये स्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे डेट ज्यादा है, यहाँ पे डेट ज्यादा है। डेट ज्यादा होने से क्या होगा, हम जब ज्यादा कर्जा ले लेंगे तो हमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो हमारा आरएस से ज्यादा फाइनेंस कहाँ चला जाएगा, हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो हमारा जो पैसा है वो सब डेट्स में ज्यादा निकलेगा, इक्विटी में कम रहेगा, ठीक है। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या चीज अच्छी है, इक्विटी ज्यादा होनी अच्छी है एज कंपेयर टू डेट। लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर हम सोचे तो एक इंडिविजुअल क्या सोचेगा, उसको तो ये लगेगा ना कि वो डिबेंचर होल्डर बन जाए, किसी कंपनी है ये, इस कंपनी का क्या बन जाए, डिबेंचर होल्डर बन जाए। अगर डिबेंचर होल्डर बन जाएगा तो उसको क्या देगा, फंड्स देगा। जब उसको फंड्स देगा, उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, ये इसको फंड्स दे रहा है, इसको ये इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये तो अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहा है ना। लेकिन कंपनी को क्या देखना है, कंपनी को देखना है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, कंपनी को देखना है अपनी वेल्थ। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे अपनी इक्विटी का रेशियो यानी कि प्रपोर्शन जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रखना पड़ेगा। अब इक्विटी एंड डेट में कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्या होता है इसको समझते हैं। ओके, सो कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे डेट है, अब आप खुद सोचिए, डेट जो है, डेट क्या सस्ता मिल जाता है, हाँ, कॉस्ट जो इसकी सस्ती है, मतलब कम कॉस्ट में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा, ओके, कॉस्ट तो कम है, रिस्क क्यों ज्यादा है भाई, इस चीज को समझ लेते हैं। ये रिस्की सिक्योरिटीज होती है, क्या होती है, रिस्की सिक्योरिटीज। ये रिस्की सिक्योरिटीज इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपका इसमें इक्विटी, क्या है, इक्विटी। तो बताइए इक्विटी की जो कॉस्ट है, इक्विटी महंगी होगी कि कम सस्ती होगी, इक्विटी महंगी होगी। महंगी क्यों होगी, दिमाग में क्वेश्चन आया, महंगी इक्विटी क्यों महंगी होगी, क्योंकि इक्विटी क्या होती है, वो चीज यानी कि हम शेयर्स जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स को देते हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उस शेयर्स को खरीद लेते हैं, ठीक है। और टाइम आने पे, जब प्रॉपर टाइम आ जाता है तब शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, उन प्रॉफिट्स होते हैं तो प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है, दैट इज डिविडेंड तब उनको मिलता है। ओके, तो ये महंगे क्यों होता है, क्योंकि जो हम शेयर्स हैं, शेयर्स हम परचेज करेंगे और उस टाइम पे हमें जो कमीशन देना पड़ेगा, किसको कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकर्स को देना पड़ेगा कमीशन, तो यहां भी पैसा जाएगा। उसके बाद प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ जाएगा, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स करवाने पड़ेंगे, तो ये सारे खर्चे भी तो आएंगे, इसलिए इक्विटी महंगी हो जाती है। ये सारे क्या है, ये सारे चार्जेस भी आएंगे, जिसकी वजह से इक्विटी की जो कॉस्ट है, इक्विटी कॉस्ट इंक्रीजेस। मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इक्विटी की कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इक्विटी क्या रिस्की है या सेफ है, रिस्की है या सेफ है। इक्विटी जो है वो सेफ सिक्योरिटीज है, क्या है, सेफ सिक्योरिटीज, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने आराम से इसको करना है। तो इक्विटी यहाँ पे सेफ है, आपको जो प्रॉफिट है
एक लॉन्ग टाइम बाद तो जरूर मिलेगा शेयर होल्डर्स को, है ना, प्रॉफिट तो बाद में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज सेफ है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। जैसे कि आपने डेट, जब आप कर्जा ले लेते हो, जब आपने किसी से बोरो कर रखे हैं फंड्स, वहां तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी में ऐसा कोई भी चीज नहीं होती है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, तो एक बार फटाफट से हम इसे कुछ सेकंड्स में रिकैप करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डेट अपॉन इक्विटी जो है वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डेट की वैल्यू, मतलब डेट जो है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू इक्विटी, देखिए इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा होना चाहिए और डेट कम होना चाहिए। और अगर डेट ज्यादा है तो क्या नुकसान है, रिस्क की सिक्योरिटीज है तो नुकसान ही नुकसान है, ठीक है, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। कंपनी में कभी भी फाइनेंशियल, अगर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल सेटबैक आते हैं या इकोनॉमिक डाउनटाउन आते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पे डेट अगर ज्यादा होंगे तो हम जो है उसको पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो बिजनेस है, जो भी कंपनी है, वो एक टाइम बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, इक्विटी है तो हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इक्विटी सेफ सिक्योरिटीज होती है। तो हमने इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को सम अप करा था पिछले वाली वीडियो में। अब हम बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि क्या इंपॉर्टेंस होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की। सबसे पहला जो पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नाम से क्या लग रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल रहना। स्टेबिलिटी क्या है, नहीं, बैलेंस बने रहना। बैलेंस किस में होना चाहिए, अगर आपका एक वेल बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो उससे क्या होगा, वेल बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई जो डेट है, मैं अभी वही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था, जो डेट है, इक्विटी ज्यादा होना चाहिए और डेट कम होना चाहिए, यानी कि इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, डेट कम होना चाहिए। तो ये वेल बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आराम से उसे फेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्विटी ज्यादा है, आप पे प्रॉफिट्स आपके पे है, आप पे रिवेन्यू अच्छा जनरेट आपने करा है, आपको फालतू का कोई डेट लेके या डिबेंचर्स आपने लिए, आपने कोई डिबेंचर्स नहीं लिए, आपने बैंक लोन नहीं लिया, आपने फालतू के बॉन्ड्स नहीं लिए, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है। तो आप पे जो पैसा आप इंटरेस्ट में दे सकते थे, या अगर आप एक अच्छा बिजनेस नहीं चला रहे होते, आप इंटरेस्ट में हो सकता पैसा दे रहे होते, तो वो पैसा आपने सेव कर लिया, और आने वाले टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में क्या है, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वेल बैलेंस है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती। आई होप आपको पहला वाला पॉइंट समझ आ गया होगा कि क्या होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि भाई कैपिटल की भी कॉस्ट होती है। कैपिटल की कॉस्ट का मतलब कौन सी कैपिटल की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इक्विटी कैपिटल की। मैंने आपको पहले वीडियो में, अगर जिन्होंने सीधे इस वाले वीडियो में जिन्होंने जंप कर लिया, वो जाके पहला वाला वीडियो एक बार देख ले, ताकि उन्हें को समझ आ जाए कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या। अदरवाइज क्या दिक्कत होगी आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है प्रॉपर, और आप सीधे इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो, तो एक बार उसको देख लो तो आपको ये चीज समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, यानी कि इक्विटी कैपिटल की बात करें, इसका क्या कॉस्ट है भाई, इसका मैंने बताया था कि कॉस्टली तो होती है, ठीक है। कॉस्टली कैसे होती है, अब जैसे मैंने शेयर्स लिए, शेयर्स मैंने ब्रोकर से परचेज करे, तो भाई उसको कमीशन तो देना पड़ेगा। शेयर्स परचेज करे तो उसको ब्रोकर को कमीशन तो यहाँ पे देना पड़ेगा। हमें एडवर्टीजमेंट्स करने हैं, क्या करने हैं, एडवर्टीजमेंट्स करने हैं, हमें प्रोस्पेक्टस भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में एक बार करके बताना कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, प्रोस्पेक्टस के बारे में पता होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बहुत बेसिक टर्म है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समझ आ गया कि कैपिटल का मतलब इक्विटी कैपिटल से है, ओके। तो यहाँ पे कॉस्ट लेंगे क्योंकि इसके पीछे 3 रीजंस है। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क को मैनेज कर लेना। रिस्क क्या होता है, मान लो कि आपने डेट का प्रपोर्शन ज्यादा रखा तो इक्विटी कम रखी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियली सेटबैक्स आने लगे, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो, अनस्टेबल होने लगे, तो फाइनेंशियली सेटबैक्स आ गए, या एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, ठीक है। इकोनॉमिक डाउनटर्न से मतलब यहाँ पे ये, जैसे कि जब एक साइकिल चलती है ना, एक बूम पीरियड आता है, रिसेशन पीरियड आता है, डिप्रेशन पीरियड आता है, तो इस तरीके की साइकिल में आप फंस गए। बूम पीरियड में तो प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, लेकिन मान लो डिप्रेशन पीरियड आ गया या रिसेशन पीरियड आ गया, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के टाइम पे, और मान लो आपने खुद से क्या कर रखा है, अपने कंपनी में जो प्रपोर्शन है डेट का वो ज्यादा ले रखा है और इक्विटी आप पे कम है, तो ऐसे में रिस्क आ गया, ठीक है। इसको मैनेज कैसे हो सकता है, रिस्क ये मैनेज तभी हो सकता था जब आपका एक स्ट्रक्चर वेल बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा होता है एंड डेट का प्रपोर्शन कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की। तो ये क्या होती है,
फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? देखो, अगर एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई जाओ तुम आराम से डेट फाइनेंसिंग भी कर सकते हो, नहीं डेट से भी पैसा ला सकते हो, या तुम पैसा इक्विटी से भी इकट्ठा कर सकते हो, इक्विटी फाइनेंसिंग भी कर सकते हो, ठीक है। ब्लू मार्कर से लिख रही हूं मैं। तो आप यहां से पैसा ले सकते हो, यहां से पैसा ले सकते हो। कब ले सकते हो? जब एक वो प्रॉपर वेल बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन अच्छा होगा, यानी कि वो आपको अलाउ कर रहा है जाओ जो फंड्स है आराम से डेट फाइनेंसिंग से भी ले लो, इक्विटी फाइनेंसिंग भी ले लो। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे कैसे रहा है? मुद्दा आता है, ये नहीं बात आती है, ये ऐसे दे रहा है आपको फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहां से तो आप आराम से ये कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसे? मान लो मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, या मुझे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मैं जाके उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती हूँ, या अपने जाके बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हूँ। तो मुझे इतना ये क्या कर रहा है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एक अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट 4 पॉइंट्स, लास्ट 4 पॉइंट्स की बात करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 5th, 6th, 7th एंड 8th पॉइंट। पहले समझते हैं कि चारों पॉइंट है क्या। नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स वैल्यू, then number 5th is, number 6 is tax benefits, number 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स बेनिफिट्स, ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। 7th is credibility and reputation, 8th is financial flexibility। अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे